तो अभी देखो, हमने पहली वीडियो में देखा था जो बायोटेक है उसके प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में कुछ बेसिक बातें थी, और उसके अलावा हमने बात की थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो उनमें से एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो जब हमने बात की थी कि हम डीएनए के पेयर को कट करते हैं, तो कट करने के लिए किसको हम यूज करते हैं, वो यही एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट करेंगे। ठीक है, तो ये कौन से एंजाइम होते हैं? These are those enzymes which cuts the DNA from a particular point, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक पर्टिकुलर स्पॉट से ही वो उनको कट करेंगे। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स हैं, टाइप की बात करें तो ये थे दो टाइप के। टू टाइप्स होते हैं इनके। पहला टाइप जो है उसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लिएज, और जो सेकंड पार्ट है इसका उसको हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएज। ठीक है, एंडो और एक्सो। अब इनको याद करने में क्या मिस्टेक होती है कि एंडो का जो होता है वो एक्सो में लेते हैं, और एक्सो का जो होता है वो एंडो में लेते हैं, क्योंकि नाम लगभग कुछ सिमिलर से ही है। ठीक है, लेकिन समझेंगे कैसे इसको? देखो, एक्सो जो हो गया, एक्सो से हम याद कर लेंगे एग्जिट। ठीक है, और एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर। बाहर का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, बाहर मतलब कि कोई भी चीज है उसके एंड तक हम पहुंच चुके हैं, कि उससे बाहर निकल रहे हैं, उसके एंड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस हमेशा किसी भी डीएनए को लास्ट पार्ट, लास्ट एंड से ही कट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डीएनए का सैंपल है और हमारे पास लिया हमने रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, तो ये एक्सोन्यूक्लियस इस डीएनए के सेगमेंट करेगा बिल्कुल लास्ट के एंड से। इतने हिस्से को बाहर निकाल सकता है या इतने हिस्से को बाहर निकाल देगा। ठीक है, लास्ट का एंड ही बाहर निकलेगा एक्सो के अंदर, और एंडो वाला बीच के पार्ट को कट करके बाहर निकाल सकता है, उसके सेगमेंट बना सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं इनके कुछ याद करने की ट्रिक। ठीक है, अब इनको अच्छे से पूरा ब्रीफली समझे तो क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दे cuts the DNA from the mid of sequence। जो भी सीक्वेंस होती है उसको बीच में से कट कर देगा। ठीक है, और या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट कर देगा बीच में से ही। ठीक है, या फिर हम देखें एक्सोन्यूक्लियस को, दे कट्स द डीएनए फ्रॉम एंड ऑफ द सीक्वेंस। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द डीएनए, इसमें कर सकते हैं फ्रॉम द मिड ऑफ द डीएनए। ठीक है, दोनों में डीएनए का यूज कर सकते हैं लास्ट में, और सीक्वेंस भी ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे क्या काम करता है ये देखो। जैसे मान लो कि एक तो हम सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस में होता क्या है? सीक्वेंस का मतलब है हमारे पास डीएनए का एक सैंपल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, उसको हमें ऐसे समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ एक बेस पे एक बेस होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक अलग सीक्वेंस होती है, ये होती है 5 to 3rd स्ट्रैंड, और नीचे वाली 3rd to 5th स्ट्रैंड होती है। ठीक है, तो 5 to 3rd में जाते हैं तो इसमें कौन कौन से बेसिस आते हैं? इसमें हमने मान लिया कि ग्वानिन, एडेनिन, दो एडेनिन होते हैं, दो थायमिन होते हैं, और एक होता है साइटोसिन।
ये 6 बेस होते हैं एक स्ट्रैंड में, और दूसरा जो स्ट्रैंड बनता है वो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, मतलब कि इसका जस्ट अपोजिट साइड जो हिस्सा आता है वो अपने आप फॉर्म कर लेता है। वो बॉन्ड फॉर्म करता है साइटोसिन के साथ, और एडेनिन फॉर्म करता है थाइमिन के साथ। दो एडेनिन है तो दोनों थाइमिन साथ बनाएंगे, दो थाइमिन है तो ये दोनों फॉर्म करते हैं एडेनिन के साथ, और जो साइटोसिन है वो बॉन्ड फॉर्म करता है हमारा गुआनिन के साथ ही। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो जो हमारे एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए की सीक्वेंस को इस प्रकार से चेक करते हैं कि हमें चीज कौन सी चाहिए, हमें डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए होते हैं तो हमें कौन से कैरेक्टर चाहिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको ये कट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं किसी भी डीएनए की सीक्वेंस के अंदर। तो ये एक प्रकार की हमारी सीक्वेंस है डीएनए की, जिसको हमने ऊपर बोला ना स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करते हैं, तो वो ये सीक्वेंस होती है एक प्रकार से। इसी को ही बीच में से कट कर देंगे, ठीक है। एंडो और एक्सो अपने अपने अलग अलग तरीके से कट करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो बात है वो हम करेंगे, एक नई टर्म है जिसके अकॉर्डिंग ही हमारे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं, और उसका नाम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोम्स कुछ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स उनको चाहे हम फॉरवर्ड तरफ से पढ़े या बैकवर्ड तरफ से पढ़े, दोनों साइड से ही वो बिल्कुल सेम पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो दीज आर दोज ग्रुप, दोज वर्ड्स which are same while reading from forward and from backward। आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, दोनों तरफ से बराबर ही उनका जो नाम हो बनेगा। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास है इसका एक वर्ड है जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, MALAYALAM, जिसको हम बोलते हैं मलयालम, ठीक है। तो इसको हम चाहे इस तरफ से पढ़े या इस तरफ से पढ़े, दोनों तरफ से सेम नाम बनेगा, MALA और बीच में आ गया हमारा Y, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस बनती है इस प्रकार की सीक्वेंस हमारे डीएनए के अंदर ही हमें मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। अब इसकी तरह ही एक हमारा डीएनए का एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो वो सीक्वेंस कुछ हमने अभी जो देखी उसी के अकॉर्डिंग होगी। जैसे 5 10 को लिखेंगे पहले, इसमें हमने लिया पहले गुआनिन, एडेनिन, फिर थाइमिन और फिर साइटोसिन, ठीक है। ये 5 to 3 चले गए। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, गुआनिन के कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन, यहां एडेनिन और यहां गुआनिन। तो ये हो गया हमारा 3 to 5, ठीक है। देखो इसमें कैसे है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब अगर हम यहां से देखें इस तरफ से पहले जी, तो यहां से भी तो है, ये हो गया हमारा फ्रॉम फॉरवर्ड, और अगर हम इस तरफ से पढ़े तो ये हमारा हो जाएगा बैकवर्ड, ठीक है। तो जी जी, ए ए, टी टी और फिर लास्ट में सी, तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी हमारे प्यूरिन और पाइरिमिडिन होते हैं उसमें एडेनिन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है थाइमिन के साथ, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है साइटोसिन के साथ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कभी थाइमिन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता हो एडेनिन के साथ, बराबर बात है। ए ने बनाया टी के साथ बॉन्ड, तो टी भी ए के साथ फॉर्म कर सकता है, और उसी प्रकार से साइटोसिन की भी सेम बात है। ये बात इसमें देख के आपको समझ में आ गई होगी।
तो जी ने सी कैसे बना रखा है, तो सी ने भी तो जी के बॉन्ड बनाया है। ठीक है, दोनों तरफ से सेम बात होती है, इसकी बॉन्ड को से बनाओ लेकिन दोनों के बीच बनता है, दोनों का फायदा होता है इस चीज में। तो इस प्रकार से इसमें होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो डीएनए होता है उसकी सीक्वेंस में कट लगाते हैं एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किस प्रकार से जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए की सीक्वेंस के अंदर कट लगाता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा जो डीएनए होगा उसके 6 बेस पेयर को एक बार में रिकॉग्नाइज करता है एंडोन्यूक्लियस या एग, जो कोई सा भी हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जी ए टी टी सी ये था, फिर है इसके सामने बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री सी टी टी ए और जी। ठीक है, ये बन गया हमारी सीक्वेंस। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इन 6 की 6 सीक्वेंस को पहचानेगा, और पहचानने के बाद में हमेशा ये बात ध्यान की है कि हमेशा ग्वानिन और एडेनिन के बीच ही कट लगाता है, हमेशा ही। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्या कर रखा है कि ये इतना जो 6 बेस पेयर है वो नहीं दिए, सिर्फ 5 दे रखे हैं। 5 कौन दे रखे हैं, जी ए और टी टी दे दिया। ठीक है, इसके जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री दे दी, लेकिन जो 6th पोर्शन था वो नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया, सोचते हैं कि सर मिसप्रिंट है या फिर हमें समझ नहीं आया, कोई ऐसी बात दे रखी हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या दे रखा है देखो, मान लीजिए हमने इसके ऊपर लगाया हमारा कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, कोई भी सारी, चाहे एंडो चाहे एक्सो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बताया ना कि जी और ए के बीच में से कट लगाता है। तो मान लीजिए उसने यहां से कट लगाना स्टार्ट किया, यहां से कट कर दिया, उसके बाद ये लेंथ की तरफ से कट करता है, यहां तक पहुंचा मान लो। उसके बाद क्या मिला, ए और जी आ गए ना, सेम सीक्वेंस तो है, यहीं से कट लगाता है, तो इसको यहां से कट करके बाहर निकाल देगा। तो इतना पोर्शन क्या करेगा, वो कट लगाने के बाद बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसीलिए हमें इसका क्या दिखाया गया है कि ग्वानिन, साइटोसिन, फिर टी टी और ए ये हमें दिखाया गया है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, जो कि सेम बात थी इसके अकॉर्डिंग देखे तो भी। ठीक है, इसीलिए इसका जो अगला पेड़ था वो हमें नहीं दिखाते, क्योंकि वो समझते हैं कि बच्चे समझदार होंगे, लेकिन बच्चे जो नालायक हैं वो इस बात को नहीं समझते। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से एक नए इको R1 नाम के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा हम किसी भी प्रकार के एक फॉरेन डीएनए को ऐड करते हैं एक प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, उससे पहले हम बात करें कि हम अब जोड़ने वाले, हम बनाएंगे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे बनेगा वो देखो पहले। तो सेम बात है, 2 हमें लेने पड़ेंगे डीएनए के बेस पेयर वाले सीक्वेंसेस। ठीक है, एक चलेगी हमारी 5 से 3 की तरफ, तो वो होगा हमारी जी ए टी टी और सी टी टी ए और जी। ठीक है, ये हमारा है मान लीजिए फॉरेन, ये या फिर किसी दूसरी सेल के लिए मान लीजिए लगाएगा। आप समझ चुके होंगे कि देखो हमने इस कट लगा के इसको ऐसे बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बाद में, ग्वानिन, साइटोसिन, नीचे वाली सीक्वेंस मिलेगी हमें, न कि ऊपर वाली। इतना हिस्सा में बचा हुआ मिलेगा। इसके अलावा इसमें देखेंगे तो सेम बात, इसमें यहां से कट लगा देगा और फिर यहां से चलता हुआ इसको इस जगह से अलग, ये वाला हिस्सा गायब। तो क्या मिलेगा इसके अंदर, ए टी टी सी और इसके नीचे ग्वानिन मिलेगा। ठीक है, ये इसमें देखोगे तो 5 स्ट्रैंड यहाँ पे है और यहाँ भी 5 स्ट्रैंड ही है। ऊपर वाले में देखा तो 5 था, यहाँ 3 था, ऊपर यहाँ पे 3 स्ट्रैंड है, तो सेम चीज यहाँ भी होगी। ठीक है, ये वे चीजें हैं, अगर हम इनको साथ लेके चलेंगे ना तो आगे चल के अगर हम कंफ्यूज हुए तो पता लगा लेंगे हमारी सीक्वेंस सही चल रही है ना, मतलब हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस है वो भी सही चल रहा है। अब इन दोनों को ही हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने का काम बताया गया था, एक हमारे पास एंजाइम था जिसका नाम था लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम बताया था।
ठीक है। ये क्या करता है, ये एक प्रकार से स्टिकी होता है पहली बात तो, या फिर इसको हम बोले कि ये स्टिकीनेस ज्यादा होने के कारण अपना इफेक्ट ज्यादा शो करेगा कि दोनों हिस्से आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाए और आपस में बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो देखो पहले कल भी बताया था कि ए टी और टी ए जितने भी बेस पेयर आपस में बनते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो दोनों तरफ के स्ट्रैंड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे स्ट्रैंड होते हैं। इसके भी स्टिकी है और इसके भी स्टिकी एंड हो जाएंगे, ठीक है। स्टिकी मतलब एक प्रकार से चिपचिपे, ताकि वो आपस में पास आए और पास आते आपस में अटैच हो जाए, ठीक है। तो इसकी जो सीक्वेंस होगी और ये जो सीक्वेंस है दोनों आपस में स्टिकी हो गए और स्टिकी एंड होने के कारण ही लाइगेज की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ये चाहता ही है कि स्टिकी एंड मिले ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना काम दिखाऊं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रैंड को हम आपस में जोड़ देंगे, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम के द्वारा इन दोनों स्ट्रैंड को हम मिला देंगे, जैसे ग्वानिन साइटोसिन। अब यहां जो लाइन आनी चाहिए थी ना वो ये आएगी, जैसे कि इसको हमने इसके बिठा के फिट कर दिया हो, ठीक है। तो देखो ए के सामने कौन आएगा, टी के सामने कौन आएगा, एडेनिन आएगा। तो इसको पहले इसको लिखते हैं, ए ऊपर आना चाहिए तो ये जी टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए होना चाहिए, ठीक है। आगे भी टी है तो एक और ए, फिर आगे देखें तो एडेनिन आ गया तो ऊपर टी आना चाहिए, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए है तो ये टी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, यहाँ पे हमें देखेंगे यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन दोनों ही है, तो दोनों ही यहाँ पर हमें ऐड होते हुए दिखाई देंगे। तो स्ट्रैंड हमारे वो सेम टू सेम है, पहली वाला 5 to 3rd स्ट्रैंड और ये 3rd to 5th स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब जो हमारा डीएनए जो बनकर तैयार हुआ है इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये बना हमारा आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दोनों अलग अलग जो फ्रेगमेंट थे डीएनए के उनकी सीक्वेंस को पहचाना, किसने पहचाना, हमारे लाइगेज एंजाइम के द्वारा उसको जोड़ दिया, और पहचानने का काम किसने किया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने किया है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उन्होंने इसकी सीक्वेंस को कट किया, पहचाना, और पहले तो सीक्वेंस भी अपने आप में समझी, उसके बाद अच्छे प्रकार से कट लगाने के बाद दोनों लाइगेज के द्वारा जुड़ चुके हैं। अब दोनों के ही कैरेक्टर इस सीक्वेंस में हमें मिलेंगे, ठीक है। तो जो अलग अलग दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर या जीन मिलने के बाद जो चीज बनी उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आरडीएनए, ठीक है। ये हमारा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, देखो जैसे मान लो कि हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनके द्वारा डीएनए के फ्रेगमेंट कर दिए, ठीक है। अब फ्रेगमेंट तो हम इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते कि फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लेंथ को अपने हिसाब से नहीं कंट्रोल कर सकते, तो उनका जो साइज होता है फ्रेगमेंट का वो हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी खत्म करेंगे। क्या होता है, ये एक टेक्निक है सेपरेट करने की, सेपरेशन एंड रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। इसमें कैसे होता है, इसमें एक टर्म आई है पहले हम वो समझेंगे जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये क्या होती है, एक प्रकार की जेली बोल दिया इसको, तो इसका मतलब ये हमें कहीं ना कहीं से जेली की सब्सटेंस जैसे समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्या होता है, एक मान लीजिए हमारे पास एक डिस्क होती है, ठीक है। एक डिस्क है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने लगा रखा है
प्लस का चार्ज है, जिसको हम बोलते हैं एनोड, वो लगा रखा है। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक जेल डाल रखी है जिसका नाम है एगेरोज जेल। एगेरोज जेल है एक, ठीक है। ये हमें किससे मिलती है? ये हमें मिलती है सीवीड से। सीवीड्स क्या होते हैं? सीवीड्स एक प्रकार की कुछ एक्वेटिक प्लांट में हम इसको ले सकते हैं। प्लांट्स तो मान लीजिए कि बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे, जैसे कुछ एल्गल फंगल के फॉर्म में भी मिलते हैं सीवीड्स, जो ज्यादा बड़े ओशियंस वगैरह होते हैं उनकी डेप्थ में जाके मिलते हैं हमें, और उनके द्वारा ही एगरोज नाम की जेल बना जाती है। अब मान लीजिए इसके अंदर हमने एगरोज जेल जो हमने इसके अंदर डाल रखी है, ठीक है, और इसमें हमने डीएनए के जो सेगमेंट या फ्रैक्शंस थे वो इसके अंदर हमने डाल दिए, जो टुकड़े कर रखे थे हमने ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपको पता है, जो हमारा डीएनए होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है हमारा डीएनए, ठीक है। और अगर हम इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इस सीट के ऊपर या इस हमारे बेस के ऊपर डालते हैं, तो डालने के बाद ये अपने आप में ही, मान लीजिए हमने रैंडम डाल रखे हैं ऐसे, छोटे बड़े कहीं आगे पीछे हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे डाल दिए इसके टुकड़ों को, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हमने इस सीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर करने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, जो साइज में ज्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका फोटो हम बनाए दूसरा, तो क्या बनेगा, इसमें हम ये बोल सकते हैं जो बड़े पार्टिकल्स है ना, जिनके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो वो जल्दी आगे की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे? एनोड की तरफ। और जो छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे वो थोड़े से पीछे रह जाएंगे। कुछ इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। जो बड़े, ये डीएनए के ही फ्रेगमेंट है जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा बनाए थे, टुकड़े जो बनाए थे, उनको हम अलग करेंगे ना हमारे साइज के, किस साइज के डीएनए को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग करने की टेक्निक है, जिसका नाम है हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो इस जेल की हेल्प से ये जो सारा का सारा डीएनए है वो एनोड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि भाई इसमें जो डीएनए वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, क्या हमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें डीएनए एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम देखें कि जब हमें इनको देखना हो तो देखने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हम एक केमिकल डालते हैं जिसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। ये केमिकल डालेंगे और इसके साथ साथ हम जो यूवी रेज जो है, यूवी रेज का भी यूज करेंगे। इसके बाद ही हमें जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो कुछ बलर कुछ इस प्रकार से हम दिखा देंगे, ब्लर हो जाएंगे वो सारे डीएनए के पार्टिकल्स, ठीक है। और उसको हम फिर बाद में एक मेथड है जिसको बोलते हैं इनको, जैसे ही पता लगेगा हम इसमें कुछ ब्लर सी चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, स्टेनिंग के द्वारा, तो इसमें क्या करेंगे, स्पूनिंग बोलते हैं इसको, SPONNING। स्पूनिंग में क्या हो जाएगा कि एक कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नेट मान लो या कोई जाली मान लो, इस प्रकार से एक जाल होता है, तो उसको हम यूज करेंगे इन डीएनए के फ्रेगमेंट को उठा के बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और स्पूनिंग जैसे ही हमने इनको बाहर निकाल लिया, अब इनको एक्सट्रैक्ट करना कोई छोटी बात तो है नहीं कि डीएनए के पार्टिकल्स को बाहर निकाला, ये थोड़ी ना कि कुछ और कि अपने बैग में से कोई पेन निकाले किसी दोस्त की बैग में से, ठीक है, या कोई पेन चुरा ली हो, ऐसा छोटा मोटा कोई काम नहीं है। किसी भी डीएनए की सीक्वेंस में से हमने डिजायर्ड कैरेक्टर वाले पेयर ऑफ एलील को बाहर निकाला है, किसी डिजायर्ड कैरेक्टर को बाहर निकाला है, ठीक है। तो इसको एक टर्म दी गई अलग जिसका नाम है इल्यूजन, ठीक है। कर गया, भूल गया, मैं वो करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसको हमने नाम दिया एक इल्यूजन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसमें क्या है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका नाम। इसमें क्या हो जाएगा, पूरी शीट थी, शीट के अंदर हमने एग्रोस जेल जो कि शीट वीड से मिलती है और वो एक प्रकार के बड़ी प्लांट होते हैं, या फिर हम बोले कि जो सीवीड होते हैं वो क्या होंगे, नेचुरल पॉलीमर ऑफ किसके, एगेरोस जेल के नेचुरल पॉलीमर होते हैं सीवीड्स। ठीक है, तो इनके द्वारा एगेरोस जेल बनेंगे, उसके बाद में हम इसमें से करंट पास करते हैं। करंट पास करने के कारण ही जो बड़े पार्टिकल होते हैं डीएनए के वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही हमेशा अट्रैक्ट होता रहता है। ठीक है, जैसे इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो हम इसके अंदर इथिलीन ब्रोमाइड डाल देंगे और बाद में इसको हम स्टेनिंग करके इनको हम विजुलाइज कर लेंगे, देख लेंगे कि भी कहां से कहां तक जा रहे हैं हमारे डीएनए के पार्टिकल्स या फ्रेगमेंट, और साथ में यूवी लाइट पास करके, और बाद में इनको हम स्पूनिंग के द्वारा बाहर निकालेंगे, जिसको हम इल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये बात थी हमारी सेपरेशन और रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट की। ये टॉपिक भी आपका बहुत काम का है, जो कि लगभग 2 से 3 नंबर में बोर्ड में पूछ सकता है, खासकर तो HBSE। ठीक है, कुछ टॉपिक बेसिकली फेवरेट टॉपिक है जो हर बार लगभग या तो 2 नंबर में या 3 में या फिर एमसीक्यू में ही क्यों ना पूछ ले, जिनको हर बार पूछता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो बात है हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो किस प्रकार से हम ट्रांसफर कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड के द्वारा किसी भी सेल के अंदर। अब हम सेल में ट्रांसफर करने वाले किसी भी हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफर करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे एक नई सेल के अंदर। अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग करते हैं, हमारे पास ये है हमारा एक फॉरेन डीएनए। ठीक है, इसको हमने कट करवा लिया। अगर मान लो बीच में से कट किया है तो बताओ कौन सा एंजाइम यूज किया होगा, बीच में से कट किया है तो हमने यूज किया होगा एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, ये हमने इसके डीएनए के फ्रेगमेंट को मान लीजिए इस प्रकार से कुछ अलग कर लिया है। ठीक है, इसके टुकड़े कर दिए हमने, एक यहां से एक यहां से, इसको इस प्रकार से कट करके हमने अलग कर लिया। ठीक है, तो अलग करने के बाद में क्या हुआ, एक और वेक्टर लिया हमने, वेक्टर एज ए व्हीकल, मतलब गोल बना दिया इसको हमने, वेक्टर या फिर प्लाज्मिड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लाज्मिड की सीक्वेंस को और इस फॉरेन डीएनए की सीक्वेंस को भी हमारे एंडोन्यूक्लियस ने डिटेक्ट कर लिया, पहचान लिया, और इसकी भी सीक्वेंस को यहां से कट कर दिए मान लीजिए। ठीक है, अब इसकी सीक्वेंस को भी इतना हमने मान लो कि गायब ही कर दिया, यहां से निकाल दिया इसको कट करके ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहां से इसको निकाल दिया, और ये जो हमारा डिजायर वेक्टर हमने जो सिलेक्ट किया था, जो हमें चाहिए था ये बड़ा जीन, इस जीन को हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। हमने ये बात पहले की थी कि जहां से कट होंगे वहां पर क्या टूटते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, और वो क्या बना देते हैं वहां पर, वो क्रिएट करते हैं स्टिकीनेस, स्टिकीनेस को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर काम किसका आसान हो गया, यहां पर काम आसान हो गया हमारे डीएनए लाइगेज का। लाइगेज जो एंजाइम है वो कैसे काम करेगा, अब यहां से इसको उठाएंगे और ये पूरा का पूरा वेक्टर हमारा आपस में इसको हम जोड़ देंगे। ये तो मान लीजिए हमारा ये वेक्टर था, इसके तरफ ये हमारा जो डिजायर वेक्टर वाला है, ये इसको यहां से इसमें जोड़ दिया। ये इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है हमारा
जो यहाँ से rDNA हमें जो रिक्वायर्ड डीएनए था वो निकाला था, उसको मान लीजिए हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, एक प्लाज्मिड बन गया जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होता है, जिसमें कि जो जीन हमें चाहिए था वो इसके पास इंफॉर्मेशन सारी है, तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसको हमने प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया। अब ये प्लाज्मिड कहां जाएगा, ये प्लाज्मिड कहां जाएगा, ये प्लाज्मिड जाएगा, हम इसको ट्रांसफर करते हैं किसी एक ई कोलाई की सेल के अंदर। ये क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई सेल है, ई कोलाई की सेल है। ठीक है, इसके इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर हमने इसको ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है, अब ये ई कोलाई ही क्यों लिया, क्योंकि ई कोलाई बहुत जल्दी डिवीजन शो करता है। ठीक है, इसलिए इसमें ट्रांसफर करने के बाद में इसकी, और दूसरी बात है ये क्लोनिंग बहुत ज्यादा करता है, अपनी मल्टीपल कॉपी फॉर्म करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसने अपनी जब जैसे ही अपनी कॉपी फॉर्म की, तो कॉपी फॉर्म करते ही इसने क्या बनाया, बिल्कुल जो जिस प्रकार का डीएनए हमने इसके अंदर ट्रांसफर किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए, जैसे ट्रांसफर किया था वैसी की वैसी इंफॉर्मेशन इसने अपनी अगली प्रोजेनी के अंदर फॉर्म कर दी। ठीक है, तो ये जो चीज की मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन, इसकी अगले जो सेकंड जनरेशन आई थी उसके अंदर भी जो हमारा आरडीएनए था, जो हमने सेलेक्ट किया था डीएनए, जो हम चाहते थे कि ये एक डिजायर कैरेक्टर है, वो आगे चल के देखते हैं उसमें क्या बदलाव आते हैं, हमारे लिए अच्छा है या नहीं। तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग इसने अपने आगे डिवीजन शो किए, और डिवीजन होने के बाद में जो नई सेलें बनी, इनको हम नाम देते हैं, ये भी प्रकार से डिजायर्ड जीन वाली ही सेल बनी, जिनको भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या शो किया, फिर सेल डिवीजन शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज किया था, वो बहुत ही काम की बात है। यहाँ पर आप सिंपल नहीं बोल सकते कि रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस यूज किया था, नहीं, हम यहाँ पर यूज करेंगे पर्टिकुलर एंजाइम का नाम, जिसका नाम है EcoR1। ये एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। यहां इस एंजाइम के नाम को आप याद रखोगे, EcoR1। ये हो गया हमारा एंडोन्यूक्लियेज, कौन सा, EcoR1 वाला। ठीक है, तो इसके बाद जो टॉपिक है हम आगे पढ़ेंगे, हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैं हर बार बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। प्लाज्मिड भी इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड में। इसमें कौन सा प्लाज्मिड पढ़ेंगे, वेक्टर PBR322 नाम का जो वेक्टर है वो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम बहुत सी रिकॉग्निशन साइट पढ़ेंगे, कुछ एंजाइम के नाम भी पढ़ेंगे, किस प्रकार से काम करता है, कैसे नहीं करता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और इनको रिवाइज करते रहिए, तब तक हम अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।